तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी जो 4 नंबर के सवालों से भरी हुई है। तो जो क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हैं ये भी 4 नंबर में ही आता है। बड़े ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स गिवन बाय दिस। एक रिलेशन हमें इस तरीके से दे रखा है कि T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये रिलेशन दिया हुआ है और किसके ऊपर बना हुआ है? ये सेट ए के ऊपर। और सेट ए के अंदर आ क्या रहा है? ऑल ट्राइंगल्स। किसी भी तरह का ट्राइंगल सेट ए के अंदर आ सकता है, स्केलिन, आइसोसेलिस, इक्विलेटरल, कैसा भी। तो दो चीज़ें आपको समझनी होगी। एक तो रिलेशन बना है सेट ए के ऊपर, सेट ए का मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और रिलेशन इस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है और उसके बाद बाकी के काम भी करना है। तो पहले हम इसको इक्विवेलेंस प्रूव कर लेते हैं और इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि A, बिलोंग्स टू R होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि T1, T1 बिलोंग्स टू R अगर हो गया, हमने साबित कर दिया कि T1, T1 R से बिलोंग करता है, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो T1 R से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि T1 इज सिमिलर टू T1, T1 इज सिमिलर टू T1। देखो अगर यहाँ पे T1 T2 लिखा है तो इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, और अगर T1 T1 ही लिखा है तो इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T1। तो क्या एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर तो होता ही है, किसी दूसरे के हो या ना हो, लेकिन अपने सिमिलर तो होता ही है। तो इजीली हम देख पा रहे हैं कि T1 R से बिलोंग कर रहा है। इस बेस पर कहा जा सकता है कि दिया गया रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए तो फिर सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए सिमेट्रिसिटी के लिए क्या है कि T1, T2 बिलोंग्स टू R अगर है तो इसकी वजह से T2, T1 भी बिलोंग्स टू R होना ज़रूरी है। तो T1, T2 बिलोंग टू R का मतलब ये हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। भाई पहला ट्राइंगल A ट्राइंगल B के सिमिलर है तो ट्राइंगल B भी तो ट्राइंगल A के सिमिलर होगा। तो इजीली ये समझा जा सकता है कि दोनों बिलोंग करेंगे R से, और इस बेस पर R को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि लेट T1, T1 बिलोंग्स टू R implies दैट T1 इज सिमिलर टू T2 और implies दैट T2 इज सिमिलर टू T1। अब आप इससे अच्छी तरह से फैमिलियर हो चुके होंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल अब तक हो चुके हैं। अब T2 T1 के सिमिलर है तो इसका मतलब T2, T1 बिलोंग्स टू R है। दस T1, T2 बिलोंग्स टू R implies दैट T2, T1 बिलोंग्स टू R। सो R इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो बहुत आसानी से हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R implies दैट T1, T3 बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों बिलोंग्स टू R हैं तो इन दोनों की वजह से ये भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब है कि T1 T2 के सिमिलर है, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के सिमिलर है। तो पहला वाला दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो पहला तो तीसरे के सिमिलर हो ही जाएगा। ट्राइंगल की सिमिलरिटी के बारे में आप इतने तो जानते ही होंगे ना कि पहला ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो पहला भी तीसरे के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो इस बेस पर कह सकते हैं कि आसानी से कि हमारा जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इसके लिए सबसे पहली लाइन ये लिखिएगा। आपको यहाँ पे लिखने का तरीका सीखना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना है, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो सीखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में लिखा ही जाता है सवालों को, वहाँ पे सुनाया नहीं जाता। तो T1, T2, T3 बिलोंग्स टू A लिखेंगे। इसके बाद लिखिएगा सच दैट T1, T2 बिलोंग्स टू R
एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। इसका इम्प्लाइज दैट क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2, और उसका इम्प्लाइज दैट क्या होगा, T2 इज सिमिलर टू T3, उसका इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा। अब ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर है, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के सिमिलर है, तो इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3, और इम्प्लाइज दैट T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो हमने ये साबित कर दिया AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R और AC बिलोंग्स टू R। तो इस बेस पर कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब क्योंकि ये रिलेशन तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखते हैं कि आगे क्या करना था। तो हमारे सवाल का जो अगला हिस्सा था वो ये था कि कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स, 3 राइट एंगल्स लिख रखा, मैं ट्राइंगल लिख देता हूँ। ये वर्ड रियल में ऐसे था, एंगल्ड। कंसीडर 3 राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, 3 राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करना है। एक T1 है, एक T2 है और एक T3 है। T1 की साइडें ये हैं, T2 की साइडें ये हैं और T3 की साइडें ये हैं। विच ट्राइंगल आर अमंग दीज आर रिलेटेड, तीनों में से कौन कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो देखिए रिलेटेड तो वही ट्राइंगल होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि जो रिलेशन हमें दे रखा है उसके हिसाब से T1 और T2 में जो रिलेशन है वो यही है कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो मैं इन तीनों ट्राइंगल को एक पेज पर बना लेता हूँ, फिर देखते हैं कि कौन से एक दूसरे के सिमिलर। तो इस पेज पर हमने उन तीनों ट्राइंगल्स को बना लिया है। अब ये देखना है कि तीनों में से कौन कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के से रिलेटेड हैं। तो वही ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि रिलेशन के हिसाब से दो ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर होना होगा, तभी वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल 1 की साइडों को देखिए, 4, 5 और 3। और ये याद करिए कि दो ट्राइंगल कब सिमिलर हुआ करते थे। दो ट्राइंगल तब सिमिलर हुआ करते थे जब उनकी साइडें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुआ करती थी। तो अगर इस वाले ट्राइंगल की साइड इसके प्रोपोर्शनल हुई तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और इसकी साइड अगर उसके प्रोपोर्शनल हुई तो वो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो देखते हैं कि किस किस की साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो। वैसे साफ दिख रहा है, 4/12 कितना आएगा, 1/3। 3/5 3/5 ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस ट्राइंगल की साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल को और उस ट्राइंगल को लेते हैं तो देखिए ज़रा क्या होगा। इसकी साइड हमने 4 ली और उसकी साइड 8 ली, तो कितना आ गया, 1/2। इसकी साइड 3, उसकी 6, 3/6, फिर से कितना आ गया, 1/2। 5 और 10, 5 और 10, फिर से कितना आ गया, 1/2। तो हमने देखा कि 4/8, 3/6 और 5/10 तीनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल T1 की तीनों साइडें और ट्राइंगल T3 की तीनों साइडें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। और साइड जिन ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल होती हैं वो ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो T1 इज सिमिलर टू T3। तो इसका मतलब ट्राइंगल T1 और ट्राइंगल T3 एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बीच वाला ट्राइंगल इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया इसकी साइड का रेशो और इसकी साइडों का रेशो इक्वल नहीं आ रहा था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया कि ट्राइंगल T1 जो है वो T3 से रिलेटेड है। तो हमारा 4 नंबर का सवाल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप सवाल को समझ गए होंगे। पहले हमने रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव किया, इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। फिर हमें इन 3 ट्राइंगल में से देखना था कौन से आपस में रिलेटेड हैं। तो हमने देखा कि ये वाला ट्राइंगल उस वाले के सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों की साइडें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल T1 T3 से रिलेटेड होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं इसी तरह का। तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल आप अपने सामने देख रहे हैं 4 नंबर के लिए। ध्यान से सवाल को समझिएगा। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए। रिलेशन आर को सेट ए के ऊपर डिफाइंड किया गया है। कोई भी रिलेशन हमेशा किसी ना किसी सेट के ऊपर डिफाइंड किया जाता है। और सेट ए है क्या, ऑल पॉलीगन, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। मतलब सेट ए के अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे पॉलीगन्स आएंगे। तो ए के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ये सेट ए है। और इसके ऊपर जो रिलेशन बनाया गया है वो क्या है,
P1 कॉमा P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और हमें इस रिलेशन को क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन ऐसी कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर होती है जिसके अंदर तीन या उससे ज़्यादा साइडें हों। जैसे कि ट्राइंगल को भी आप पॉलीगन कह सकते हैं, रेक्टेंगल को भी पॉलीगन कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल को भी पॉलीगन कह सकते हैं, पेंटागन जो होता है उसे भी आप पॉलीगन कह सकते हैं। तो पॉलीगन कोई भी वो फिगर होती है जिसके अंदर 3 से ज़्यादा साइड होती हैं। तो सेट ए जो है ना वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए के अंदर ये सब आ सकते हैं और इससे बड़े भी आ सकते हैं, जैसे कि हेक्सागन आ सकता है, 8 साइड वाला आ सकता है, 10 साइड वाला आ सकता है, 20 साइड, कोई भी सेट ए के अंदर आ सकता है। और रिलेशन क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मान लो कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है और एक दूसरा ट्राइंगल भी यहाँ पर बना हुआ है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे क्योंकि इनके अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो ये दोनों भी आपस में रिलेटेड होंगे क्योंकि इनके अंदर भी क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये रिलेशन क्या है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से केवल वही रिलेटेड होंगे जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। लेकिन उससे पहले हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो मैं इसको फेयर तो बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि अब तक बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं और हम तरीका सीख चुके हैं लिखने का। तो सबसे पहले जब आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे नंबर 1 पर, तो P1 कॉमा P1 जो है वो बिलोंग्स टू R करना पड़ेगा। P1 कॉमा P1 का मतलब क्या होगा, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो भैया वो तो है ही कि मान लो कि एक ट्राइंगल है, दूसरा भी ट्राइंगल ही है, P1 दोनों हो गए, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड ही तो होंगी। एक ट्राइंगल यहाँ है, दोबारा से उसी ट्राइंगल को हमने बना दिया, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ साइडें होंगी। तो P1 R से बिलोंग करेगा। इसी तरह से सेकंड में सिमेट्रिक अगर प्रूव करना है तो P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसका मतलब P2 कॉमा P1 भी क्या कर जाएगा, R से बिलोंग कर जाएगा क्योंकि इनके अंदर भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। अब ऐसा मान लो कि ये P1 है और ये P2 है, तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना उल्टा कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो ये बिलोंग कर जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और आखिर में ट्रांजिटिव करना होगा। तो अगर P1 P2 के सिमिलर है और P2 जो है, सॉरी मैंने सिमिलर गलत बोल दिया पिछले सवाल का, P1 में और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड हैं अगर, और P2 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड हैं, तो क्या P1 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो P1 कॉमा P3 भी R से बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका वही रहेगा जो पिछले सवालों में हमने लिखा था, और उम्मीद है कि आप इसको अब लिख लेंगे क्योंकि आपने बहुत सारे एक जैसे सवाल सीख लिए हैं। अब आगे इसमें ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ए के अंदर उन एलिमेंट्स का सेट हमें ढूंढना है जो राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड 3, 4, 5 है उससे रिलेटेड होंगे। तो ये रहा वो राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी साइड हो गई 3, 4 और 5। इससे रिलेटेड एलिमेंट ढूंढने हैं, तो इससे रिलेटेड एलिमेंट्स सारे के सारे क्या होंगे, ट्राइंगल होंगे, क्योंकि रिलेशन के हिसाब से P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। तो अगर ये एक, भले ही एक राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन है तो ट्राइंगल ही, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जो एलिमेंट होगा सेट ए के अंदर वो भी क्या होगा, एक ट्राइंगल ही होगा, क्योंकि रिलेशन के हिसाब से इसमें और दूसरे वाले में सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। अब अगर इसमें 3 साइड हैं तो दूसरे में भी तो 3 साइड होंगी। अगर ये ट्राइंगल है तो दूसरा जो इससे रिलेटेड है वो भी तो एक ट्राइंगल ही होगा। तो इस राइट एंगल से रिलेटेड जो होगा वो क्या होगा, एक ट्राइंगल होगा। उम्मीद है कि आप सवाल को समझ गए होंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा वैसे ही आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन दे रखा है। आप वहाँ से देख के इसको लिख लीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो। पूरा सवाल आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये भी आपको पहले से ही करवाया जा चुका है। पढ़ लेते हैं एक बार। एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। इसे तुम एक एक्स वाई प्लेन समझ लो, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और इसके अंदर जितनी भी लाइन्स हैं उनका सेट जो है वो एल है, कैपिटल एल। ठीक है, ये बहुत सारी लाइन इसके अंदर हैं, इनमें से कुछ एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कुछ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है,
और जो रिलेशन इनके ऊपर बनाया गया वो ये है कि L1, L2 सच दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2। L1 जो है वो L2 के पैरेलल होना चाहिए। तो पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लेते हैं। तो 2 लाइन में इसके लिए ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ये लाइन भी L1 है और ये लाइन भी L1 है। क्या एक लाइन अपने आप के पैरेलल नहीं होगी? और अगर होगी, मैंने इसको गलती से दूसरी जगह बना दिया, ये लाइन भी यहीं तो बनेगी ना, L1 एक ही जगह पर रहेगी। तो क्या एक लाइन अपने आप के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब L1, L1 जो है वो बिलोंग करेगा R से। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो उस लाइन को मैंने मिटा दिया है। तो L1 R से बिलोंग करेगा, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए आ जाओ ज़रा। L1 एक लाइन है जो पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी? अरे भाई, जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी। तो L1, L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट हो रहा है L2, L1 बिलोंग्स टू R। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरे तरीके से लिखना है, और आपको मैंने वो तरीका सिखा रखा है अच्छी तरह से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है लिखने में तो वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा ट्रांजिटिव। तो इसके लिए L1 अगर पैरेलल है L2 के और L2 अगर पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो L1 L2 बिलोंग टू R, L2 L3 बिलोंग टू R इम्प्लाइज दैट L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये रिलेशन वो भी हो जाएगा क्या? ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने ये सवाल आपको इनकी वजह से नहीं करवाया, क्योंकि इतना तो आप कर ही लेते। मैंने ये सवाल आपको इसकी वजह से करवाया। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू लाइन दिस। एक लाइन हमें दे रखी है y = 2x + 4। इससे रिलेटेड लाइनों को ढूंढना है। तो इससे रिलेटेड लाइनें देखें किस तरह की होंगी। 2x ऐसे ही रहेगा, 4 की जगह 3 लिख दो, बस 4 को बदल दो, बाकी सब ऐसे रहने दो। y = कुछ और लिख दो, जैसे कि 7x + 9। तो आपने 11th क्लास में अगर ध्यान से पढ़ा था तो 11th में आपने ये पढ़ा होगा कि जब 2 लाइनें पैरेलल होती हैं तो x के कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं, y के कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होती है वो पूरी तरह से अलग होती है। तो अगर हमें इस लाइन से रिलेटेड कोई भी लाइन लिखनी है तो केवल ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको बदलना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म बदल के 3 लिखो, 9 लिखो, 10 लिखो, 8 लिखो, कुछ भी लिखो, ये जितनी भी लाइनें आएंगी ये सब एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन के बारे में ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि x के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, ये मैंने गलत बना रखा है, यहाँ पे 2 आएगा। x के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, y के भी कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है वो डिफरेंट होती है, तभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और सबसे बढ़िया अगर आप आंसर देना चाहते हैं इस लाइन से रिलेटेड लाइन का, तो आप लिखिएगा y = 2x + c। अब c की जगह कुछ भी रियल नंबर आप रख लो अपनी मर्जी से। ये हो गया एक स्मार्ट आंसर। ये थोड़ा सा वैसे ही है। तो इस लाइन से रिलेटेड जो लाइनें होंगी इस प्लेन के अंदर, वो सारी की सारी लाइनें इस लाइन के क्या होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि रिलेशन के हिसाब से एक लाइन को दूसरी लाइन के पैरेलल होना ज़रूरी है। अब इसके पैरेलल वही लाइनें होंगी जिनमें x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट तो सेम होंगे, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, तो इस लाइन से रिलेटेड लाइन हो गई y = 2x + c, और c बिलोंग्स टू क्या हो गया? r। मतलब c की जगह कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि इस अच्छे सवाल को भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आज हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। चलिए खैर, अब क्वेश्चन नंबर 15 है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हमें एक रिलेशन पहले से ही बनाया दे रखा है और करेक्ट आंसर चूज़ करना है। इसके बारे में मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ क्या है। ये सवाल है कि और एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है और नॉट ट्रांजिटिव है, एक ऑप्शन ये है। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और एंड में एक इक्विवेलेंस रिलेशन का ऑप्शन भी है। तो हमें चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम इस रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी तीनों चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी सबसे पहले चेक करते हैं। क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब बिलोंग कर रहे हैं क्या R से? क्योंकि इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है और चारों के साथ ऐसा होना चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग करने चाहिए R से। तो कर रहे हैं क्या? 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा,
4 ईयर सब बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो इससे साबित होता है कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, मैं थोड़ा रफ तरीके से कर रहा हूँ, फिर आपको आंसर इसका बाद में मिल जाएगा वीडियो के एंड में, या आप खुद ही लिख लीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए ये देखो, इस वाले पेयर को 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से? कहीं दिख रहा है तुम्हें 2 1? इसमें नहीं दिख रहा। 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब मतलब सिमेट्रिक आप समझ गए होंगे। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 2 1 हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कह सकते हैं कि नॉट सिमेट्रिक है। और भी जगह पर आप देख सकते हैं, जैसे कि 1 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 कहीं बिलोंग नहीं कर रहा। 3 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 3 बिलोंग नहीं कर रहा। सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर होना ज़रूरी है, ऐसा हमें यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं देता। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए ये देखो, इस वाले पेयर पे ध्यान दो, तुम्हें तो मिलने वाला है नहीं आसानी से, इसलिए ध्यान से देखो। 1 3 बिलोंग टू आर है और 3 3 बिलोंग्स टू आर भी है। ये मैंने गलत ले लिया, 3 2 वाला लेना था मुझे। 1 3 बिलोंग टू आर है, फिर 3 2 बिलोंग टू आर है, क्योंकि ऐसे होता है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ये देखो कि क्या ए सी बिलोंग्स टू आर भी है कहीं पर? 1 2 बिलोंग टू आर कहीं दिखाई देता है? 1 और 2 नहीं 1 2 वाला पेयर देखो कहाँ है, यही तो रहा। 1 2 बिलोंग टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो बड़ी आसानी से पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही होगा कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। किसी ने यहाँ पे टिक कर रखा है ए वाले पे, जो कि गलत है। इसका बी वाला पार्ट सही होगा। तो उम्मीद है कि ये आसान सवाल आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ए बिलोंग टू आर था तो इसलिए हमने बोला रिफ्लेक्सिव है। फिर देखा कि ए बी बिलोंग टू आर तो है, लेकिन बी सी बिलोंग टू आर कहीं दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। फिर देखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। उम्मीद है कि सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो बड़ा आसान सा सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। आर एक रिलेशन है जो सेट एन के ऊपर बना हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। तो यानी कि ए और बी की जगह जो भी आप लेंगे वो नेचुरल नंबर ज़रूर होना चाहिए, वो इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नहीं होना चाहिए। ये रिलेशन दे रखा है, तो पहले तो रिलेशन को ही लिख लेता हूँ, आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज़ ग्रेटर देन 6। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें देखना कि कौन सा ऑप्शन इनमें सही है। देखिए ये वाला तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें जो b है ना वो 6 से छोटा है, तो इसको तो हटा दो ऑप्शन में से। और कोई ऐसा है नहीं, बाकी सब ऑप्शन में अभी रहेंगे। अब इसको देखते हैं, 3, 8 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा r से। 3, 8, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे a की जगह 3 और b की जगह 8, तो देखो आएगा क्या, 3 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2। तो क्या 3 8 में से 2 गया तो 6, 6 के इक्वल है 3? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बिलोंग नहीं करेगा। फिर से देखो, ए की जगह 3 रखना है, बी की जगह 8 रखना है, तो रख दिया। रखने के बाद ये आया, तो क्या 3 6 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये तो नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब इधर आ जाओ सी वाले पर। सी में क्या लिखा है, 6, 8 बिलोंग्स टू आर। तो ए की जगह 6 रखेंगे, बी की जगह 8 रखेंगे, माइनस 2। तो 6 इज इक्वल टू 8 में से 2 गया तो 6 बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये सही है, ये वाला सही है। अब उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करवा ही देता हूँ। 8 रखना है ए की जगह, ठीक है, और बी की जगह क्या रखना है, 7 माइनस 2। तो 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। हो सकता है क्या ऐसा? पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो वाला पेयर भी 8, 7 भी आर से बिलोंग नहीं करेगा, तो बस यही करेगा। तो इस तरह से बड़ा सिंपल सवाल था, और मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आएगा। 1 नंबर के लिए शायद आ सकता है, तो हो चुका है।
इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ज़्यादातर सवाल एक्सरसाइज के अंदर एक जैसे ही थे और हमें रिलेशंस को इक्विवेलेंस प्रूव करना था और साथ ही साथ हमें ये भी ढूंढना था कि जो दी गई चीज़ है वो सेट ए के किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है। तो सारा आप समझ गए होंगे। इन सवालों को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको भी करके देखिएगा अच्छे तरीके से, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको जल्दी मिलेंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो उनसे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।